दोस्तों नमस्कार, मैं हूं महेश गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज निशान। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है जनता का वोट, लेकिन अब पूरे देश में सवाल ये उठ रहा है कि क्या लोकतंत्र के नाम पर हमें आत्माओं के वोट यानी कि मृत लोगों के वोट दिखाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में वोट चोरी पर अपनी प्रेजेंटेशन रखी थी और अब सुप्रीम कोर्ट में गवाहियां भी सामने आ रही हैं कि कई मृत लोगों के नाम पर वोट पड़े। सोचिए, जो जिंदा ही नहीं उनके नाम पर वोटिंग हो रही है। यह केवल गड़बड़ी नहीं, लोकतंत्र पर सीधा हमला है। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं संजय समर जी। संजय जी नमस्ते। संजय जी, बिहार की राजनीति को आप बहुत करीब से जानते हैं, वहां के नेताओं को आप बहुत करीब से जानते हैं, वहां की जनता से आपका सीधा जुड़ाव है। इसलिए हम आपसे चर्चा करना चाह रहे थे कि सर सबसे पहले बता दीजिए कि पूरे देश के अंदर इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा अगर राजनीतिक गलियारे में छाया हुआ है तो वह है बिहार का SIR, जो गहन पुनरीक्षण चल रहा है वोटों का, कि उसके अंदर वो पुनरीक्षण जो हो रहा है गहन, वो सही करने के लिए हो रहा है या सही में धांधली करने के लिए हो रहा है। तो अभी सर सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि जो मृत वोटरों का मामला है वो क्या है सर। देखिए महेश जी, इस विषय पर एक बार हल्की फुल्की आपसे पहले भी बात हो चुकी है SIR मामले को लेकर के। अब जहां तक मृतकों की बात है तो एक छोटे से उदाहरण से आपको और आपके दर्शकों को मैं समझा देना चाहूंगा कि सोशल मीडिया में एक आया था कि एक बंदा वोट देने जा रहा है और पूछा क्या तुम्हारी चाची बेटा वोट दे करके चली गई। तो वो बोलता है कि हाँ वो तो आई थी आधे घंटे पहले और वोट दे करके वो चली गई। तो फिर वो पूछता है, लड़का जो है वहां बैठा हुआ पूछता है क्यों नहीं, लगभग हम 5 बार से आ रहे हैं और हमारे पहले आधे घंटे वोट दे के कब चली जाती है, यहाँ रहती तो कम से कम मुलाकात हो जाती। तो मतलब वो ये बताना चाहता है वो कब की मर गई है और बोगस वोट उनका गिर रहा है। ये आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या कांग्रेसी हुकूमत है उस पर नहीं, ये सच है महेश जी कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं और इसका सुधार होना चाहिए। न कि इसके पक्ष में किसी को खड़ा होना चाहिए और न ही किसी के विपक्ष में खड़ा होना चाहिए। सीधी सी बात है, राहुल गांधी ने इस मामले को उठाया है तो जब ज्यादा जब बिहान, ये कोई बड़ी बात थोड़ा ना है कि भाई वो प्रभु है उनसे गलती हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर उस मुद्दे को उठाया है उन्होंने तो सत्ता पक्ष को उसको ढकने के ढकना नहीं चाहिए। सत्ता पक्ष को सीधे सीधे बात करनी चाहिए उस पर कि हाँ अगर ये मामला है तो इसको हम लोग दुरुस्त करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का असली मैंने पहला पायदान तो वही है, पहला और मजबूत पायदान वही है। और जहां से बेईमानी हो रही है इससे गुरेज नहीं है, कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। चुनाव आया तो 2 महीना पहले 2.5 महीना पहले ये क्यों होगा भाई, 1 साल पहले क्यों नहीं होगा, 2 साल पहले क्यों नहीं होगा। और इस पर चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए महेश जी, आज भी TN सेशन को आप भी याद करते हैं और मैं भी याद करता हूँ। बिल्कुल और बिल्कुल। वर्तमान वर्तमान आयोग के अध्यक्ष को भी याद किया जाएगा। लोगों को इतिहास से डरना चाहिए। पक्षपात और वैसी बात नहीं कि उस पर कोई आरोप लगा रहा है, लेकिन अगर किसी ने मामले को स्टैंड किया है तो अपनी गलती छुपाने के लिए और 5 उदाहरण दिया जाए, इससे बढ़िया है कि ठीक है भाई, हमारे यहाँ लोकतंत्र के कई नियम है, कई कानून है। जरूरी थोड़ा ना है कि 22 नवंबर के पहले अगर चुनाव करा करके और किसी न किसी को सत्तासीन कर दिया जाए। अगर चुनाव आयोग सहमत नहीं होगा कि हाँ भाई ये वोटर लिस्ट में हमारे यहाँ गड़बड़ियां हैं या गड़बड़ियां सुनने को मिल रही हैं, 65 लाख लोगों में 23 लाख लोग मृत घोषित हुए हैं जिनका नाम काटा गया, हम एक्सटेंड करेंगे चुनाव, 6 महीना राष्ट्रपति शासन रहेगा। हमारे यहाँ सब व्यवस्था है महेश जी। लेकिन इसके लिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो उसको कलेजा होना चाहिए, सच को ठीक। स्वीकार करने का, सच को परोसने का, सच के साथ चलने का। तो हमें लगता है कि अगर राहुल गांधी ने इस बात को उठाया है तो सत्ता पक्ष को जवाब देने के बजाय इस समस्या के समाधान पर जोर देना चाहिए, क्योंकि सत्ता में आज भारतीय जनता पार्टी है, कल हो सकता है नहीं रहेगी, है ना, परसों हो सकता है नहीं रहेगी, कांग्रेस आ जाएगी तो फिर क्या करेगी। मैं एक बात और बड़े जिम्मेवारी पूर्वक मैं बोल रहा हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा भी
उड़ेगा और कुर्सी की खातिर इस तरह की मारामारी करेगा, इस तरह के हथकंडे को अपनाएगा, आंकड़ों का खेल जुटा करके और अपना सत्ता पक्ष मजबूत होगा, चाहे जो लोग भी गलत करे। महेश जी, गलत तो गलत है। संजय जी, जब हमारा चुनाव जीत रहे हैं हम। जी, जब हमारा संविधान आया था 1950 में, तो आप देखिएगा कि संवैधानिक संस्था नाम दिया गया था चुनाव आयोग को। जैसे कि उसके अंदर ही इम्यूनिटी भी दी गई है 361 अनुच्छेद के अंदर, कि जो राष्ट्रपति हैं या राज्य के राज्यपाल हैं, उनके खिलाफ कभी कोई आपराधिक मामला नहीं चलेगा, कोई कोर्ट कचहरी में कभी उनकी पेशी नहीं होगी। क्योंकि उस समय संविधान बनाने वाले महापुरुषों ने कभी सोचा ही नहीं था कि इतने बड़े पद में बैठे लोग कभी कोई ऐसी गलती भी करेंगे कि लोग उन पर किसी प्रकार की उंगली भी उठाएं। अपराधी मुकदमा चलना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ये जो हमारे संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, क्या अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक डिफाइन किया गया है कि चुनाव आयोग की स्थापना कहाँ होगी, कौन कौन इसमें होंगे, कैसे इनका कार्रवाई होगी, इनकी किस प्रकार से इनकी प्रक्रिया होगी। तो हम जो संविधान बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि एक संवैधानिक पद, एक संवैधानिक संस्था जो संवैधानिक पद पे बैठे लोग इस प्रकार की बातें करेंगे कि जनता सड़कों पर उतरी हुई हो, जनता नारे लगा रही हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अभी भी कह रहा है कि संवैधानिक संस्था है, हम इनका सम्मान करते हैं, हम इनकी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाएंगे, स्टे नहीं लगाएंगे। लेकिन देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो पारित करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सूची आप डालिएगा। ये सूची क्या निष्पक्ष होकर खुद नहीं डाल सकते थे ये लोग? जब इतना बड़ा संवैधानिक पद है आपके पास, संवैधानिक संस्था है, और उसके बावजूद आप एक तरफा ऐसे हठधर्मिता दिखा रहे हैं कि जैसे कोई राजनीतिक दल एक मामूली सा गांव के ग्राम पंचायत के चुनाव में जो है वो आपस में भिड़ रहे हो। कहीं कोई गरिमा नहीं। महेश जी, ज्यादा पीछे नहीं, बस थोड़ा पीछे चले जाइए। आडवाणी जी का नाम हवाला में आया था, आप याद करेंगे। वो बैठ गए थे कि जब तक इस नाम से मैं बरी न हो जाऊं तब तक मैं कोई व्यवस्था में मैं शामिल न होऊंगा, मैं नहीं रहूंगा। वो भी एक सिद्धांत था। और ये भी एक सिद्धांत है कि किसी घोटाले का नाम लूं और कितने लोग मुख्यमंत्री बने हुए, मंत्री बने हुए, जिन पर आरोप है। तो ये बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है। लेकिन अब तो स्थितियां ऐसी बदल गई हैं, तो इंसान क्या कर सकता है। मुकदमे चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठा इंसान कचहरी में जा रहा है, ईडी के यहाँ जा रहा है, मुख्यमंत्री मैंने दूसरे पार्टी में है तो 50 आरोप है, और जैसे ही आपके पार्टी में आ जा रहे हैं तो वॉशिंग मशीन से नहा ले रहे हैं। ये सब चीज गलत है। उपाध्यक्ष बनाया जाता है, और जब फिर वो नहीं, ये गलत है। महेश जी, ये जेन्युइन बात होना चाहिए। किसी दल की बात हम कर रहे हैं, किसी इन्हीं सब गलतियों के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाया गया। सच पूछिए तो कई तरह की गलतियों को नकेल देने के लिए लाया गया। लेकिन अब तो ऐसा काम हो रहा है कि क्या कहा जाए भाई। SIR लेकर के जो बवाल मचा हुआ है जेन्युइन है। प्रश्न अगर खड़े हुए तो उसका इंतजाम होना चाहिए। चुनाव आयोग को बोलना चाहिए कि ठीक है, मैं तहकीकात करा रहा हूं, तो हल्फनामा दीजिए, तो ये दीजिए। मतलब ये क्या मतलब है भाई? अगर कोई सवाल खड़ा कर रहा है तो उसको संतुष्ट करके भेजने का काम है आपका, न कि राजनीति करने का। सीधी सी बात है। ठीक है, वो उस पर हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो सच है उसको तो आपको परोसना चाहिए। ऐसा थोड़ा ना है कि आप किसी ने सब विपक्ष का काम क्या बनता है, विपक्ष लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका है। अब उनका किसी अब जो लोग इस मामले को लेकर के विरोध कर रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, तो उनको समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, उनको सोचना चाहिए कि भाई कल की बारी इनकी आएगी, यही मामला खुद उठाएंगे लोग। भाई आधार कार्ड का मामला उठा, सब विरोध हुआ। GST का मामला जब ये लोग थे तो विरोध, वही GST इन लोगों ने मैंने सही ढंग से अनुपालन किया। तो ये चीज है, जनता भी देख रही है, जनता भी जान रही है, जनता भी समझ रही है। नो डाउट बांग्लादेशी घुसपैठ है। लोग लाख चिल्लाए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, हम नहीं मानने वाले हैं। विपक्षी पार्टियां अगर कहती है कि बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है तो गलत बोल रहा है लोग।
पर संजय जी यहाँ पर बांग्लादेशी। एक चीज बताना, सर संजय जी एक चीज बताना चाहूंगा मैं कि बांग्लादेशी के नाम पर एक भी वोट नहीं कटा है। जो वोट कटा है इसमें कहीं भी ये नहीं है कि कोई बांग्लादेशी था। ये भी आप देखिएगा, ये बात से जवानी चल रही है बांग्लादेशी बांग्लादेशी। और बांग्लादेशी अगर आया तो केंद्र में सरकार किसकी है, राज्य में सरकार किसकी है? डबल इंजन सरकार है। और बॉर्डर पे जो सुरक्षा का काम क्या राहुल गांधी का है? आप नहीं नहीं, सुनाइए। वो क्या है कि ऐसा है महेश जी कि नदी का तीर वही रहता है, पानी बदलते रहता है। तो बीएसएफ के जवान नदी के तीर हैं, सीआरपीएफ नदी की तीर है, हमारे सैनिक नदी के तीर है। सरकारें आते जाती रहती हैं, नदी का पानी बदलते रहता है, लेकिन जो मेड़ है वो मजबूत होना चाहिए, और हमारा मेड़ बहुत मजबूत है, थोड़ा नहीं बहुत मजबूत है। चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, मैंने कोई बल की बात मैं कहूं, बहुत मजबूत है। लेकिन ये जिम्मेवारी दे करके अनाप शनाप बयानबाजी कर करके सारे चीजों को कमजोर किया जा रहा है। बांग्लादेश घुसपैठ पर भी एक बार आपसे बातचीत हो चुकी है। आपके पुराने दर्शक लोग देखेंगे तो मैं बजाबते बताया था कि बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में कहां से कहां जुड़ा हुआ है, असम का सिलचर से कहां जुड़ा हुआ है, असम का करीमगंज और धोड़ी जो बॉर्डर है वो बॉर्डर कैसे बॉर्डर बना हुआ है, बांग्लादेश का वो बॉर्डर है। ये सब चीजें हैं। तो ये घुसपैठ से हमारा श्रम बाजार प्रभावित हो रहा है बुरी तरह से और पूरी तरह से। और इसके संजय लिए जी, हाँ संजय जी हम आते हैं इसके बिहार मुस्तैदी के की मामले जरूरत में। है। लोग हाँ बिहार मुस्तैद में हो गए, समाज मुस्तैद हो गए, जन जागरण अभियान चलाए लोग, बच्चों को सिखाए लोग कि हाँ भाई राष्ट्रभाषा हमारी क्या है, राष्ट्रीय संस्कृति क्या है, राष्ट्र क्या है। तब उठा के देखिए ना, सीबीएसई की किताब में हमारे कितने शहीदों के बारे में पढ़ाया जाता है, थोड़ा बता दिया जाए। मैं पूछ रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। शहीदों के नाम पर मान लीजिए तो 4-5 छुट्टियां हैं, तो उसमें बच्चे कितने इन्वॉल्व होते हैं ये भी बता दिया जाए। अब संजय तो जी, सबका निजीकरण हो गया है महेश जी, और निजी स्कूल में लोग पढ़ रहे हैं, बस अंग्रेजी बोलो तो क्लास करोगे, अंग्रेजी नहीं बोलोगे तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। संजय जी तो इस हम हाँ वापस इसी मुद्दे पर आते हैं कि जो बिहार में अभी ड्राफ्ट सूची, यानी कि हम इसको आम भाषा में बोले कि कच्ची सूची जो जारी की है ड्राफ्ट लिस्ट, उसके अंदर जिस प्रकार से मरने वाले लोगों की सूची आ रही है उस पर उंगली खड़ी हो गई है। जो एक एक एड्रेस पे कई कई नाम आ रहे हैं, जीरो पता आ रहा है, हस्बैंड के नाम के आगे लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक पते के अंदर ही सभी धर्म के लोग हैं, 100, 70, 30, 50 ऐसे एक एक एड्रेस के ऊपर आ रहे हैं। तो चुनाव आयोग कहता है ये डाटा एरर है। आपको क्या लगता है सर, ये डाटा एरर है या एक ये सुनियोजित धांधली है? क्यों? क्योंकि सर उसकी वजह ये है कि बिहार के अंदर बाढ़ बाढ़ तो पूरे देश में आती है बरसातों के अंदर। और अगर हम कोर्ट में कभी पेशी होती है तो अगर कोर्ट में भी वो कहता है कोई अक्यूज या दूसरी पार्टी सिविल के अंदर रेस्पोंडेंट पिटिशनर के सर महीना 1.5 महीना हम आ नहीं पाएंगे, बारिशों का दिन है, बाढ़ तो बहुत दूर की बात है, कहते अगर बारिशें बहुत है, ये आने में दिक्कत है, तो कोर्ट कहती है सीधा 1.5 महीने बाद की 2 महीने बाद की डेट लगा देती है। और जहां बाढ़ आ रही है तो कोर्ट कहती है हाँ ठीक है 2 महीने की डेट की 2 महीने के बाद की डेट लगा दी देती है। यहाँ पर ऐसी कौन सी मारा मारी पड़ गई चुनाव आयोग को कि सभी कुछ आपाधापी में 2-3 महीने में सबने पाना था। बाढ़ आ देखिए, गई है, लोगों के घरों में बाढ़ आ गई है, उनका सामान बह गया है, उनके दस्तावेज बह रहे हैं और चुनाव आयोग को आग लगी हुई है कि नहीं सभी कुछ रातों रात करना है। अब वो कहते हैं कि डाटा एरर है। सर ये जो डाटा एरर है ये फिर वापस वही कि एक सुनियोजित धांधली है जिसके नाम पे एक पार्टी विशेष या यूं कहें सीधा सीधा कि भाजपा को लाभ पहुंचाने की ये कोशिश है। देखिए महेश जी, सीधी बात हम कहें कि हमारे कर्मी ईमानदार नहीं है। अगर कर्मी ईमानदार रहते तो अजीत अंजुम जी ने जो चीज दिखलाया, सीधे सीधे खोल के दिखलाया, कैमरे के सामने दिखलाया, वो दृश्य नहीं देखने को मिलता। सीधी बात है। तो इसके लिए ईमानदारी की जरूरत है, हमारे कर्मियों की ईमानदारी की जरूरत है, हमारे अधिकारियों की ईमानदारी की जरूरत है। इन तमाम लोगों को ईमानदारी की जरूरत है कि अपने अपने कार्यों का संपादन हम अगर ईमानदारी पूर्वक करेंगे तो ऐसी गलतियां नहीं होगी। क्या नया लिस्ट बन रहा है? आजादी क्या हमारे 79 वर्ष हो गए हैं, क्या नई लिस्ट बन रही है, नई व्यवस्था लागू हुई है क्या? इसके पहले कभी नहीं हुआ है? ये सब चीज लोगों को सोचना चाहिए, बस खाली झूठ परोस दीजिए।
बस खाली झूठ परोस दीजिए। हमारे यहाँ चुनाव है, निर्धारित समय पर चुनाव है, तो क्या जरूरत था बाढ़ में सर्वे कराने का? 1 साल पहले भी तो ये सर्वे हो सकता था। ये बाढ़ के समय हमारा सर्वे कराने का है। पुरानी तो वोटर लिस्ट पर ही तो इच्छा लोकसभा का शक्ति नहीं चुनाव है। है। सरकार का काम, आयोग की इच्छा शक्ति नहीं है। अगर इच्छा शक्ति रहती तो उस सिस्टम में काम करता। बस खाली बयानबाजी करने से काम नहीं चलेगा महेश जी। उनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए और उन इस पर उनको कड़ा स्टेप लेना चाहिए, न कि किसी का पक्षपात करना चाहिए। सवाल खड़ा किया, चोरी पकड़ी जा रही है कि हाँ भाई 65 लाख कटे थे, 23 लाख उसमें मृत है। और मैं ये बता दूं कि दर्जनों लोग ऐसे हैं जो कि न्यायालय का चक्कर लगाए कि मैं जिंदा हूं और मुझे मृत घोषित किया गया है। इसमें किसकी गलती मानिएगा? कर्मियों की ही गलती मानिएगा, गांव के मुखिया की गलती मानिएगा, या वहां के जो सिस्टम में जो हेड बने हुए हैं उनकी गलती मानिएगा, वहां के डीसी की गलती मानिएगा, उनकी, और कुछ भी दे दो, दे दे। और टेम्पररी स्तर पर लोगों की बहाली होती है, उसमें कई पद उस वक्त क्रिएट किए जाते हैं, सुपरवाइजर, कोऑर्डिनेटर, बजाते कोड होता है। अब बड़े पैमाने पर ये चीज होता है महेश जी। तो उस सिस्टम के तहत काम होनी चाहिए। ऐसा ये नहीं है। अगर किसी ने सवाल खड़ा किया, हम लोग अखबार में कोई खबर बनाते हैं या खबर बनाते थे तो उसकी कटिंग होती थी, कटिंग होकर उस अधिकारी से एक्सप्लेनेशन पूछा जाता था। महेश जी, आप देखे होंगे, उस जमाने की बात कर रहे हैं। आज भी है ये चीज, ऐसा नहीं कहेंगे कि आज नहीं है। सेलेक्टेड जो खबर बनती है उस पर भी इंक्वायरी सेटअप होता है। तो अगर किसी ने सवाल खड़ा किया कि हाँ यहाँ बेईमानी हो रही है, तो इस पर साफ साफ बात होनी चाहिए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। सर अपने अधिकांश स्तर से आखिर संज्ञान संज्ञान जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों होता है कि कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए? कोर्ट संज्ञान लेती है, आप निष्पक्ष, आप संस्थान है, आपको इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए कि आप संज्ञान लीजिए, ना कि जिसने गलती किया उसके पक्ष में आप खड़े हो जाइए। गलत तो हुआ, इसे ये नहीं है। अगर गलत नहीं हुआ रहता तो जो मृत लोग हैं और राहुल गांधी के साथ चाय कैसे पी रहे हैं भाई, कोर्ट को कैसे बता रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, इसको क्लियर होना चाहिए ना भाई। सर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है कुछ लोगों को पेश किया गया जो जिनका नाम जो है मृतकों की सूची में शामिल था। सुप्रीम कोर्ट को दिखाया गया कि इसी पृथ्वी पे जिंदा है, बकायदा अपना पास बनवाकर वेरीफाई करके फोटो खिंचवा के वो कोर्ट रूम के अंदर आए हैं। अब सर ऐसे के अंदर इस जब सुप्रीम कोर्ट तक में भी ये माहौल आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बड़ी गंभीरता से लिया, सुप्रीम कोर्ट में गवाहियां आ चुकी हैं। आपको क्या लगता है सर, सुप्रीम कोर्ट के रुख से आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है चुनाव आयोग को मजबूर करेगा कि वो कुछ सुधार करे इसमें? देखिए महेश जी, भरोसा आप कोर्ट पर ही है, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ठीक सुप्रीम कोर्ट। ठीक बात है, ठीक बात है। ये है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो, इसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम किसका है? कार्यपालिका का है, विधायिका का है। नहीं तो कोर्ट क्या कर लेगा? बहुत सारे मामले पड़े हुए हैं, उठा के देखिए, कोर्ट ने आदेश दे दिया और ये लोग फाइल दबा के बैठे हुए हैं। फिर मामला जाता है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में। तो पालिका, विधायिका, न्यायिका सब एक दूसरे का चाहिए, एक दूसरे का। और जिसको क्या है, कहीं घोषित इसको आदि देनी चाहिए और प्रेस का भी कहना सुनना चाहिए। इन तीनों विंग की बात मैं बता रहा हूँ, एक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि प्रेस चौकीदार का काम है और चौकीदार का काम मतलब वॉचडॉग भूख दिया। अब मालिक चोर से कैसे बचाएंगे उनकी जिम्मेवारी है, पत्रकारों की जिम्मेवारी नहीं बनती है। पत्रकारों का काम बनता है कि चिल्ला देना कि हाँ भाई जाग सुते हो। अब उसमें सब निकालने का काम इन लोग का है। अगर विपक्ष ने अगर इस बात को स्टैंड किया है, मैं फिर कहूंगा, तो उसकी तहकीकात उसी स्तर से होनी चाहिए। अभी तो कोर्ट ही सरकार चला रही है, किसी प्रदेश में देखिए कोर्ट ही चला रही है, ठीक बात। अलग से तो कुछ हो नहीं पा रहा है। जबरदस्ती फाइल देती है, संज्ञान में लेती है, काम हुआ कि नहीं हुआ वो देखती है, उसका इसी तरह से
हजारों मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं इन्हीं सब कारणों के चलते। तो कोर्ट के बारे में क्या कहना है? आपकी बात से हम सहमत हैं कि अब देखिए कोर्ट क्या कहता है। उन लोगों का भी बहुत सारा झंझट रहता है, जजेस को भी। और अब पहले वाली बात नहीं रही। जजेस के लिए भी, वो लोग को भी अगर किसी के लिए अगर सही डिसीजन दे देते हैं तो बाद में बदले की कार्रवाई होने लगती है। इसी से जजेस भी आजकल परेशान दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है, परेशान होकर के ना जजेस सड़क पे चले आए थे मीडिया के पास कि भाई मुझे न्याय चाहिए। 3 जजों ये ने तो बकायदा ऐसा नहीं है, ठीक है, गलत है, सही है, अलग बात है। लेकिन एक कौन कहे, 6 जजेज अगर सड़क पर आ गए हैं तो कुछ तो मतलब होता है, कुछ तो सुप्रीम मतलब कोर्ट होता के है। 3 जजेस बताइए मीडिया में तो आके जो गुहार जो लगा जो रहे लोग भी है, कि उनके सुप्रीम कोर्ट मैं में सुनवाई नाम नहीं कोट सुप्रीम कोर्ट करूंगा के या जज कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो सच है, मेरी बात से आप सहमत है। तो जो भी है, और इसमें जनता को भी चाहिए कि जाति धर्म व्यवस्था ना देख करके पढ़े लिखे ईमानदार को, पढ़े लिखे ईमानदार लोगों को आगे बढ़ाया जाए। तो इलेक्शन भी होता है तो उसमें कौन हमर जात है, तो कौन फॉरवर्ड है, तो कौन बैकवर्ड है, तो कौन हरिजन है, 70 गो आइटम लोग जोड़ करके वोट देता है। नेता लोग भी वही परोसता है, किस क्षेत्र में कितने हरिजन है तो वहां हरिजन को वोट मिलेगा, किस क्षेत्र में फॉरवर्ड है तो वहां फॉरवर्ड को टिकट संवैधानिक मिलेगा। पद पे तो नियुक्ति होती है, उसके लिए भी सरकार सोचती है कि संवैधानिक पद पे जो हम नियुक्ति कर रहे हैं वो किस धर्म से, किस जाति से करें, ताकि समाज में जो है मैसेज जाए। ये नहीं कि निष्पक्षता का मैसेज जाए। पता हालत ये कि पहले से सोचा जाता कि हाँ फला जाति या फला धर्म या फला समुदाय के व्यक्ति को इस संवैधानिक पद पर बैठाया जाएगा, उससे जो है माहौल ठीक हो जाएगा। और मीडिया में भी इस प्रकार की खबर चलती है। जैसे आप ले लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो इस समय हैं, उनके जो पिताजी 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। तो सर वो कोई छोटे आदमी तो है नहीं। उसके बाद उनकी डायरेक्ट भर्ती हुई, हाई कोर्ट जज बने, अब सुप्रीम कोर्ट जज बने, फिर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बने। बहुत सज्जन है, बहुत शरीफ है, व्यवहार के भी बहुत सीधे हैं, और अभी तक बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे तो मीटिंग होती रहती है, बहुत ही सीधे हैं। ये एक अच्छी बात है। मैं भी बड़ा अच्छा सा लगता है, अपनापन सा लगता है जब मिलते हैं उनके साथ हम। लेकिन सर ये देखिए कि मीडिया क्या चलाता है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के चीफ जस्टिस बने। अरे भाई चीफ जस्टिस बने हैं ना, उनको चीफ जस्टिस रहने दो ना। चीफ जस्टिस ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा नाम है, तो निष्पक्ष रहने महेश दो। जी, महेश जी, थोड़ा पहले पीछे हम ले जाएंगे। राष्ट्रपति पद पर बिठाने के लिए किस तरह से कहा गया कि आदिवासी महिला, आदिवासी महिला, आदिवासी महिला, ये क्या गलत नहीं है? क्या उनकी विद्वता पर इन लोगों ने उंगली नहीं उठाया? जिसने भी किया, जिसने भी कहा, चीज को देखने का है कि कैसे है और क्या है। ये तो गलत तरीका मोदी है जी, ना। सर मोदी जी राष्ट्रपति जो है हमारी आदिवासी, उनको राम मंदिर का जो उद्घाटन करा उन्होंने, उसमें नहीं लेके गए, वहां नहीं बुलाया। संसद भवन का जब उद्घाटन करा उसमें शामिल नहीं करा। बताइए, ये स्थिति है। जबकि संवैधानिक पद है, सबसे बड़ा पद उनका है, सबसे आगे वो आएंगे, पर आदिवासी हैं। सारे पूंजीपति वहां पे बुला लिए, बड़े बड़े फिल्म स्टार वहां पे बुला लिए मोदी जी ने। लेकिन जो हमारी राष्ट्रपति हैं, जिनको कहा गया कि आदिवासी हैं, हम इसलिए राष्ट्रपति बना रहे हैं, राम मंदिर के जब वहां पे पूजा हुआ, वहां पे उद्घाटन हुआ, तब वहां पर उनको नहीं बुलाया गया। ये स्थिति देखिए बताइए। महेश जी, जाति धर्म की बात पर मैं बोलता नहीं हूँ, या मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन जब ऐसा सवाल आपने खड़ा किया है तो मैं बता दूं कि हमारे हिंदू धर्म में शंकराचार्य से बड़ा कोई कुछ नहीं होता है, और शंकराचार्य ने जो कहा उसको सुनना चाहिए था। कितने लोगों ने सुना? एक नंबर बात हुआ। और हर चीज को सिर्फ कुर्सी की नजरिया से देखा जाए तो ये तो गलत है। आप बता रहे हैं, विपक्ष की भाषा में बोल रहा हूं, विपक्ष ने जो बोला वो मैं बोल रहा हूं। पहलगांव में जो हुआ, जाना वहां चाहिए था, न कि बिहार में वोट मांगने जाना चाहिए था। विपक्ष अगर कह रहा है तो ये सवाल उसका खड़ा जरूरी है। मणिपुर मेरा जल रहा है, वहां का निदान क्या है? वहां का निदान आप ही खोजेंगे ना, डबल इंजन की सरकार वहां सर भी थी, वहां का निदान आप चर्चा ही करने के खोजेंगे। राजी नहीं तो होते, ये मतलब एक सब दूसरे सर, एक मिनट। राजनीति ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्र हित को देखते हुए आगे बढ़े, सिर्फ और सिर्फ हमारी कुर्सी सुरक्षित रहे।
तीन आंकड़ों के खेल को बटोर करके हम कुर्सी से सुरक्षित कर लें, चाहे जो लोग हो, ये गलत तरीका है। इससे गिरावट आई है पूरी तरह से, समाज में गिरावट आया है महेश जी, पूरी तरह से समाज में गिरावट आया है। लोग अब उदाहरण देते हैं कि फलाना बेईमानी करता है, तब बोलते नहीं, हमको बोलने आते हैं। क्षेत्रवाद हो गया है, जाति और धर्म की क्या बात करें, शीर्षस्थ पद पर बैठे हुए एक इंसान ने बोल दिया कि मैं ओबीसी से आता हूं, जबकि अगर विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आप शपथ लेते हैं, शपथ ये लेते हैं कि सब भूल करके बात करेंगे। लेकिन देखिए संसद में किस तरह से चिल्लाते हैं लोग। खुद मोदी जी जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, बयान देते हैं, क्या वो उनके पद के अनुरूप है? इस पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। तो ठीक ये बात। सब चीजें हैं, लेकिन अब चलिए, जो जैसी हवा इन लोगों ने बहा दिया है, चाहे जिसने बहाया, एनडीए बहाया या महागठबंधन बहाया, झेलना जनता को है, जनता झेल रही है। लेकिन ये लोकतंत्र है। कितना दिन लालू राबड़ी की सरकार में लालू बोलते थे, लालू यादव की, जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक रहेगा लालू। आज कहाँ है लालू यादव? नहीं। ठीक बात। तो ये लोकतंत्र है, उनका भी कष्ट सबने झेला है, ऐसी बात नहीं है। 5:30-6 बजते बजते बिहार खास करके पटना की सड़कें सुनी हो जाया करती थी। बुरा हाल था सर, वाकई बुरा हाल था। है तो आज के जो भी नेता हैं, जिस पार्टी के हैं, उनको इतिहास से डरना चाहिए। कश्मीर मामले को लेकर के एक छोटी सी गलती नेहरू की, उनके नहीं रहने के 50 साल बाद आज उनको सब कोई उनकी शिकायत करता है। छोटी सी गलती, हालांकि समय के साथ उन्होंने जो उस वक्त डिसीजन लिया होगा, बहुत कह पाना मुश्किल है क्या हकीकत थी। तो उसी तरह से लोग को इतिहास से डरने का जरूरत है, और एक ऐसा इतिहास लिखा जा रहा है, उन लोगों को आत्म मंथन करने की जरूरत है। बातें कम, काम ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ सिर्फ काम कम और बातें ही ज्यादा हो रही हैं। किसी संजय जी। मामले को उठा लीजिए, दिल्ली संजय जी चुनाव बांग्लादेश, झारखंड चुनाव बांग्लादेश, बिहार चुनाव बांग्लादेश, तो भाई इस पर कौन नियंत्रण करेगा? ये तो बताइए। चिल्ला देने से नहीं होगा। मान लीजिए कि दिल्ली में चुनाव हो गया, सरकार आ गई, सरकार बने 6 महीना के आसपास हो गया होगा, कितने बांग्लादेशियों को आपने चिन्हित किया, कितने को हटाए, आपने ये बता दीजिए। ठीक बात है। झारखंड का चुनाव हुए लगभग अब 1 साल हो जाएगा थोड़ा दिन में, कितने लोगों को चिन्हित किया गया? अगर आपने चिन्हित किया है कि हाँ भाई संथाल परगना में डेमोग्राफी बदल गया और बांग्लादेशी घुस गए हैं, तो उसके लिए क्या कदम उठाया आपने, ये भी बताना चाहिए जनता को। तो राजनीति में अब लोग शौक से आ रहे हैं, और उनका एक उद्देश्य है सिर्फ पैसा कमाना, इसके संजय अलावा जी। कुछ नहीं। अब अलगू जुम्मन की कहानी बेकार हो गई है, अलगू जुम्मन की कहानी बर्बाद हो गई है, और अलगू जुम्मन की जो कहानी है वो किताब हो गया है, सिर्फ और सिर्फ किताब में कहानी पढ़ने संजय लायक जी। हो गया है। संजय जी, हम वापस आते हैं अपने बिहार के उस पे मुद्दे पे ही, कि जो बिहार का जो अब इन्होंने एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट दी है, कच्ची सूची जो दी है, उसके साथ हम जोड़ते हैं राहुल गांधी ने जिस पैटर्न की बात की है, क्या मृत वोटर का यह मुद्दा उसी पैटर्न का बड़ा हिस्सा है? यानी वोट चोरी कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म है। आप इस बात पे, आपको ये मतलब इस बात पे क्या बोलेंगे आप इस बात को लेकर? देखिए महेश जी, सिर्फ ऐसा मामला बिहार का नहीं है, ये मामला कर्नाटका का भी है, ये मामला मुंबई का भी है, ये मामला झारखंड का भी है। सिर्फ क्या बिहार में लोग मरे हैं और उन्हीं का नाम चढ़ा है, ऐसा तो है नहीं। तो राष्ट्र लेवल पर चुनाव आयोग को इस पर काम करना चाहिए, न कि बातों को ढकना चाहिए। राष्ट्र स्तर पर इस विषय पर काम हो, और काम के साथ जो सच है, दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। जो मृत है वोट कैसे देंगे? वोट सच में नहीं देना चाहिए। भाई आधार कार्ड के साथ मतदाता सूची जब जुड़ा हुआ है तो कैसे क्या होगा भाई? जो मर गए हैं उनकी तो नगर निगम में सूची है, जो मर गए हैं उनका डेट ऑफ बर्थ बना हुआ है, तो कंप्यूटराइज का जमाना है, तो ऑटो काट देना चाहिए। उसमें ज्यादा हिस्सेदारी की बातें नहीं है। कर्मी क्या करेंगे? जिलाधिकारी को आदेश हुआ कि भाई इतना इतना करके देना है, समय कितना है आपके पास? तो 30 दिन। सही तो 30 सही दिन में बात। कैसे काम होगा भाई? आप बताइए। संभव ही नहीं तो है सर। इसलिए व्यवस्था को चुस्त करने का है, और व्यवस्था चुस्त पढ़ा लिखा लोग ही कर सकता है, और पढ़े लिखे लोगों की कोई जात धर्म नहीं होती है।
उस पर विचार करना होगा जनता को, लोगों को। क्या कलाम साहब का कोई जाति थी? मदर टेरेसा का कोई जात था? है ना भाई? तो अब जो है, जो कहा जाए, तो इससे ये सब चीजें हैं। और इस पर मैं फिर कहूंगा कि राष्ट्र स्तर पर इसमें सुधार की जरूरत है, क्योंकि अगर किसी ने सवाल खड़ा किया तो उसको संतुष्ट करने का जरूरत है, न कि उसको घेरने का जरूरत है। संजय जी, सवाल संतुष्टि के लिए होता है, न कि बेइज्जती करने के लिए होता है, मेरे ख्याल। हाँ महेश जी कुछ बोल रहे थे। अगर मृत लोगों के नाम पर वोट डाले जा सकते हैं, जो कई सालों से सूची में, मतदाता सूची में उनके नाम थे, तो फिर क्या सर आम जनता का वोट क्या वाकई में सुरक्षित है? और लोकतंत्र पर भरोसा क्या कैसे बचेगा सर? देखिए महेश जी, सिर्फ बिहार की ही बात नहीं, या सिर्फ भाजपा प्रदेश, जहां जहां भाजपा की सरकार जिस जिस प्रदेश में है वहां नहीं, कांग्रेसी हुकूमत की जहां है वहां भी तो ये चीज झंझट है। ऐसा थोड़ा नहीं कि वहां झंझट नहीं है, वहां भी ये प्रॉब्लम है। और रहा बात आपने कहा जो वोट का, तो स्थितियां ये है कि वोट से जो बंदा जीता, मान लीजिए एक विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में 10 आदमी खड़े हो रहे हैं, तो जो जीता मान लीजिए 1 लाख वोट से जीता, तो 1 लाख वोट से जीता तो वो तो दूसरा नंबर, 1 या 2 नंबर। लेकिन नीचे के अगर 8 आदमी खड़े हैं तो आठों का अगर मत प्रतिशत बढ़ा दीजिए तो 1 लाख वोट से नीचे हो जाता है। तो ये तो व्यवस्था कैसे चल रही है, इस व्यवस्था को भी तो देखना होगा ना। सबसे ज्यादा तो 1 लाख से जो जीता उसको नापसंद करने वाले लोग हो गए। नीचे के 9 आदमी जो हैं, इनका पूरा वोट मिला दीजिए तो वो रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो गए? ठीक बात है। इस पर भी सरकार को मंथन करने की जरूरत है कि इस चीज के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें कैसे आए। तो ये इसका एक ही उपाय है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वोट हो, 100 में 100 वोट गिरेगा, रास्ते बनेंगे, कुछ न कुछ रास्ते बनेंगे। संजय जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतरिम आदेश दिया था इनको कि चुनाव आयोग को, की सूची जो है ये जनता के सामने लाएं, डीएम ऑफिस में लगाएं, जो लोग ऑनलाइन नहीं देख सकते हैं, जो ग्राम पंचायत के ऑफिस है वहां पे लगाएं। तो एक अंतरिम आदेश आया है। आपको क्या लगता है कि सर इस मामले पे जब सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश या फैसला आएगा, तो क्या सर वो चुनावी सिस्टम के लिए गेम चेंजर साबित होगा? देखिए महेश जी, सुप्रीम कोर्ट का काम होता है आदेश देना, उसको पालन कराने का काम कार्यपालिका और विधायिका का होता है। दुरुस्त इन्हीं दोनों को करने की जरूरत है। ये दोनों जब दुरुस्त रहेंगे तो नीचे अपने आप स्वतः ठीक हो जाएंगे। जिस जिले का जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान अगर मजबूत रहता है तो न वहां क्राइम होता है, न चोरी चमारी बेईमानी होती है। आप देखे होंगे, सुने भी होंगे, कई आईएएस का नाम मैं गिनवा दूंगा, मनोज श्रीवास्तव, निधि खरे, अमित खरे, मैंने जो आईएएस का नाम मैं गिनवा दे सकता हूँ। ये लोग जहां रहे मजबूती से रहे, बढ़िया से काम भी किया इन लोगों ने। संजय जी, एक आखिरी सवाल ये कि जो अभी क्योंकि बिहार का मुद्दा चल रहा है, बिहार की जो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जनता के सामने रखी गई है, चुनाव आयोग का कहना है कि अभी इसमें सुधार के भी दिन बचे हुए हैं और कुछ सुधार जो भी गए हैं, गलती है वो ठीक हो सकती है। तो चुनाव आयोग इसको डाटा एरर बता रहा है कि नहीं, हमारा जो है ये जो काम करने में गड़बड़ी हो गई है, या डाटा एरर है वो है जिसमें हम सुधार कर सकते हैं। सर एक मोटा सा सवाल, क्या सर आपको लगता है कि ये जो है ये डाटा एरर है, ये एक धांधली है? वो अलग बात है कि धांधली जब पकड़ में आ रही है तो उसे डाटा एरर बोला जा रहा है। जब वो पकड़ा गया, जब सवाल खड़ा किया गया, तब ना आपके तर्क हो रहे हैं। अगर सवाल खड़े नहीं होते तो आपका तर्क नहीं उसी पर हो जाता। तो डेटा अगर आपके पास गलत है तो फिर उस पर आप बहस क्यों कर रहे हैं? आप उस पर बहस ना यस, कीजिए, ठीक बात। आप सुधारिए और फिर दोबारा काम कीजिए ना उस पर। हमारे देश का फैसला होने वाला है, हमारे राज्य का फैसला होने वाला है, एक एक जनता के किस्मत का फैसला होने वाला है। ठीक है, हम इसको फिर से करेंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है भाई? तो सही है, और सवाल खड़ा करना लाजमी है, इसमें कोई शक नहीं। और इस विषय को लेकर के और इस विषय को राजनीतिक रंग देना
या राजनीतिक नजरिए से देखना गलत है महेश जी। सीधी सी बात है, ये राष्ट्रहित में काम हो रहा है, ये समाज हित में है और इससे सबका भला होने वाला है, सबका भला होने वाला है। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। एक नए मुद्दे पर जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। और नया मुद्दा क्या सर, यही मुद्दा है जो अभी चल ही रहा है, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट में भी फिर वापस आप पहुंचना है इस मुद्दे को लेके। तो हम आपसे फिर जल्दी, बहुत जल्द मुलाकात दोबारा करेंगे। नमस्ते। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।